फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियल सोसाइटी, कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनीज बना रही थी डिफरेंट कंट्रीज में। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूरज जो था डूबता नहीं था। ठीक है, सूरज कभी डूबता नहीं था। बहुत सारे कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने अपना अंपायर खड़ा किया था। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट था ब्रिटिशर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज थे। तो इन फॉरेस्ट एरियाज को भी ब्रिटिशर्स ने रेगुलेट किया। तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग धीरे धीरे कैसे फॉरेस्ट में ब्रिटिशर्स ने क्यों इंक्रोच किया, क्या कारण था कि ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट के अंदर वहाँ के लोगों को निकाला, फिर वहाँ से लकड़ियों को हटाया। तो कौन कौन से रीजंस थे उसको देखेंगे। जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश एम्पायर का, तो उसने क्या ट्रांसफॉर्म किया। तो एक्सपेंशन होगा तो ब्रिटिशर्स जो थे फॉरेस्ट वाले एरियाज में इंक्रोच करने लगे। उसके कारण जो वहाँ के नेटिव लोग रह रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं, और फॉरेस्ट में उनके बीच में जो रिलेशनशिप पहले से एक नेचुरल रिलेशनशिप बना हुआ था, धीरे धीरे वो डिसरप्ट होने लगा। तो ये डिसरप्शन जो हुआ उसके कारण ही हम बहुत सारे रिवोल्ट भी देखते हैं, जैसे कि जो ट्राइबल संथाल रिवोल्ट, ठीक है, संथाल, मुंडा, हो, ये सब जो लोकल ट्राइब्स थे, इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया कॉलोनियलिज्म को। कॉलोनियलिज्म का एक दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ का देख सकते हैं कि वहाँ पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते धीरे धीरे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जो ज़रूरत था वो फॉरेस्ट से मिलता था। तो उन्होंने फॉरेस्ट को भी इंक्रोच करना चालू किया। तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने कैसे जो इंडस्ट्रियल नीड थी, जो डिमांड्स थी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया कंपेयर टू द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। इन्होंने इंडस्ट्रियल नीड को प्रायोरिटाइज किया। तो इसमें देखेंगे क्या क्या हुआ। पहला जो इसमें मेजर पॉइंट था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कोई भी एक एरिया है वहाँ पे पेड़ों की कटाई, पेड़ों की सफाई करना। किस लिए? वहाँ पे पेड़ों की सफाई करके कुछ खेती करना, जो ट्रेडिशनल हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, तो कल्टीवेशन करना उसके लिए, कि जैसे कैश क्रॉप्स ये सब उगाना। तो जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग ये जूट हुआ, ये कैश क्रॉप्स कहते हैं इनको, तो इनको उगाते थे, तो इनकी खेती करते थे, रबर की खेती करते थे। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। अब देखते हैं कि रीजन क्या था, क्यों इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना चालू किया। तो पहला इन्होंने रीजंस दिया कि इन्होंने ये पेड़ों की कटाई क्यों कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का कहना था कि मेनली 4 रीजंस है। पहला कि इसको हम लोग लैंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरा इनका अपना रीजन था रॉयल नेवी, ठीक है, रॉयल नेवी। रेलवे नेटवर्क, रेलवे भी 1850 के आसपास से रेलवे का नेटवर्क इंडिया में बिछने लगा ब्रिटिशर्स का। फिर लास्ट जो है प्लांटेशंस। ये 4 कारण थे। तो इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला अगर लैंड इम्प्रूवमेंट को देखें तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो भी फॉरेस्ट के लैंड है दे आर द अनकल्टिवेटेड, तो वहाँ पे खेती नहीं होती है, दे आर अनप्रोडक्टिव, और क्या है, विल्डरनेस है, वीरान जगह पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है, सब जंगली चीज़ें यहाँ पे उग रही हैं, जिसका हमारा ह्यूमन का जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रहा है इनसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफॉरेस्टेशन, इनको कटाई करेंगे, क्लियर करेंगे, और हम लोग एग्रीकल्चर को किसके लिए, रेवेन्यू के लिए ऐसे फूड क्रॉप्स लगाएंगे, ऐसे क्रॉप्स लगाएंगे जिससे हमें रेवेन्यू हो। रेवेन्यू मतलब हमें इनकम हो। तो इनकम के लिए हम लोग इन जो फूड क्रॉप्स है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे जूट हुआ, शुगर, वीट, इन सब चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला कारण था लैंड इम्प्रूवमेंट। तो ये इनका अपना रीज़न था कि लैंड को इम्प्रूव करना है, कि अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट्स हैं उनको हटा के हमें जो कैश क्रॉप्स हैं उनको वहाँ पे कल्टीवेट करना है। दूसरा है रॉयल नेवी। जितनी भी जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने कितना लैंड सी रूट के थ्रू ही इंडिया को अक्वायर किया। तो जितने भी इनकी रॉ मटेरियल्स थे इंडिया से शिप्स के थ्रू ही जाते थे, शिप्स के थ्रू ही ये लोग ट्रांसफ़र करते थे। तो इंग्लैंड में जो था ओक ट्री किस में यूज़ किया जाता था, दिस इज यूज फॉर मेकिंग शिप्स। शिप्स जो बनाना था वो ओक के ट्री से ही बनता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड में ये ओक ट्री जो इसका प्रोडक्शन है ये धीरे धीरे कम, बहुत सारा यूज़ होने लगा।
तो यहाँ पे ओक ट्री की कमी पड़ने लगी। तो इंडिया में इन्होंने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट हैं फॉरेस्ट को साफ करके टीक और साल को कल्टीवेट करना चालू किया। ये इनकी जो लकड़ियाँ होती है वुड काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी हार्ड होती हैं, तो इसको इन्होंने यूज़ करना चालू किया। इसको इन्होंने चालू किया। तो रॉयल नेवी, तो पहला क्या था रीज़न, रॉयल नेवी जो थी वहाँ की रॉयल नेवी जो मतलब जो सी रूट को कैप्चर करती हैं, जो वहाँ पे उसको डिफेंस करती हैं, उनके लिए। फिर आता है रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क देखें तो 1850 के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि धीरे धीरे रेलवे का नेटवर्क इंडिया में भी फैलने लगता है। और किसके लिए यूज़ करते हैं ब्रिटिशर्स इसको, ट्रेड के लिए, रेलवे से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए और ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरे ऑल ओवर द इंडिया फैले हुए थे, तो ट्रूप्स का मूवमेंट भी ज़रूरी था। कहा जाता है कि वहाँ पे एक मील का अगर ट्रैक बनाना है तो करीब कितने 2000 वुडन प्लैंक्स चाहिए। तो ये वुडन प्लैंक्स कहाँ से आएंगे, जो रेलवे जो ट्रैक बनता था ना, इस ट्रैक के बीच में एक वुडन प्लैंक लगता है। क्यों लगता है, ताकि जो ये ट्रैक्स है दोनों, ये आयरन की बनी है, अगर हीट होंगी तो एक्सपेंड होगी, इसीलिए यहाँ वुड लगाया जाता था, ताकि ये दोनों इंटैक्ट रहे और इनके बीच में एक पैरेलल स्पेसिंग हो। तो उसी के लिए कहा जाता है करीब 2000 वुडन प्लैंक्स लगते थे बस 1 माइल ट्रैक के लिए। तो इसके लिए भी वुड कहाँ से आएगा, तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ से वुड निकाल सकते हैं। फिर आया प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए, प्लांटेशन मतलब कि लार्ज एरिया को क्लियर, प्लांटेशन मतलब कि जैसे कि चाय की खेती, कॉफ़ी, रबर के प्लांटेशन की खेती, तो इसके लिए भी बहुत सारा एरिया जो था उसको क्लियर किया गया। तो ब्रिटिशर्स ने पहला क्या किया, पहला कारण था इनका लैंड इम्प्रूवमेंट का। कहना था कि जितनी जो फॉरेस्ट हैं दीज आर द अनकल्टिवेटेड, वहाँ पे हम कोई फ़ायदा नहीं है हम ह्यूमंस को, तो ऐसा करते हैं उसको क्लियर करके वहाँ पे जूट, शुगर, वीट, इसका कल्टिवेशन शुरू करेंगे। रॉयल नेवी का कहना क्या था, रॉयल नेवी का ओक जो ट्री है जो इंग्लैंड में मिलता था, अब इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया था, तो शिप्स बनाना था। शिप्स बनाने के लिए फिर दूसरा अल्टरनेटिव उन्होंने इंडिया में ढूंढा और यहाँ पे टीक और साल को लगाना चालू किया। जो जो जंगल थे, जंगल को काट के टीक और साल जैसे पेड़ को लगाना चालू किया। फिर रेलवे नेटवर्क हम लोग देखते हैं, रेलवे नेटवर्क भी एक्सपेंड हुआ और फिर प्लांटेशन। अब आते हैं राइज ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, कहने के लिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर्स के व्यू पॉइंट से है। उनका ये कहना था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब कि हम वहाँ पे वैसी चीज़ें उगाएंगे जो एक्चुअली में वहाँ यूज़फुल हो। तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोग, मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, इट इज़ सिंपल, जो रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इनवाइट किया, एक जर्मन एक्सपर्ट था डाइट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंडिया में। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या था, इसमें पहला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस चीज़ का, द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल एंड द डाइवर्स फॉरेस्ट्स। जो जो डाइवर्स फॉरेस्ट है, नेचुरल डाइवर्स फॉरेस्ट, इनको हम सिंगल स्पीसीज प्लांटेशन करेंगे। स्ट्रेट रोज में क्या होगा, एक रो है तो इसमें टीक के पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल रो में टीक और साल के जो पेड़ थे इनको लगाना चालू किया जाएगा स्ट्रेट रोज में। तो सिंगल स्पीसीज के ही प्लांटेशन होंगे। जो यहाँ पे इतना जंगली चीज़ें हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसको हम काट के उस रिसोर्स को हटा के जो यूज़फुल रिसोर्स है उसको लगाएंगे। क्योंकि ये टीक साल कहाँ यूज़ करेंगे, अगेन ये लोग शिप्स में यूज़ करेंगे बनाने के लिए। फिर आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट एक्ट 1865 था इसको इन्होंने अमेंड किया 1878 में। क्या किया, फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा। पहला रिजर्व, देन प्रोटेक्टेड, देन विलेज कैटेगरीज। ठीक है, ये 3 नए कैटेगरीज बनाए गए फॉरेस्ट के अंदर। अब इसके कारण क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ लोकल्स पे। अगर लोकल्स पे देखें तो लोकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो लोग फूड और शेल्टर के लिए, जो वहाँ पे जंगलों में रहते हैं लोग, तो फूड कहाँ से एक्वायर करते हैं, जो भी पेड़ पे लगे हुए फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल्स की हंटिंग भी करते हैं।
या फिर शेल्टर के लिए वो लोग वुड की ज़रूरत होती है तो पेड़ों से ही लेते हैं। तो वुड कटिंग, कलेक्टिंग फ्रूट्स, ठीक है, दिस जो थे ये लोकल्स, इन्हीं पे इनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट था। अभी क्या हुआ, इस फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट के कारण अब तो कुछ जो एरियाज हैं दैट आर द रिजर्व, कुछ प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ से ये जो वुड कटिंग है या कलेक्टिंग फ्रूट्स है दैट दैट बिकेम द इलीगल। इस इलीगैलिटी के कारण बहुत सारे जो इनको, मतलब कि अगर वहाँ रहना है तो फिर फूड तो चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने चोरी करना चालू कर दिया। वुड चोरी करते थे टू स्टील वुड एंड द फ्रूट, तो इनको फोर्स्ड होना पड़ा टू स्टील द वुड। और इसके कारण जो भी वहाँ का फॉरेस्ट का रेंज ऑफिसर्स हैं, दे यूज टू हैरेस दिस पीपल, और वहाँ पे ब्राइबरी भी लेते थे इन लोगों से। तो ये सब जो 3 रीजंस थे इसके कारण हुआ। तो पहला क्या हुआ, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में मैनेजमेंट किया गया कि जो नेचुरल डाइवर्स फॉरेस्ट है उनको हटा के हम सिंगल स्पीसीज की प्लांटेशन लगाएंगे, लेजिस्लेशन में चेंज किया गया। इसके कारण से हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं लोकल्स पे भी। फर्दर इसमें आते हैं सोशल इम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्होंने तो रिजर्व लिस्ट में तो डाल दिया, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट चालू हुआ। इस कॉलोनियल रूल के कारण लोगों का जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था, जो नेटिव्स थे फॉरेस्ट में रहने वाले, उनका जो लाइवलीहुड था काफ़ी डिसरप्ट हुआ। एक जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअली में कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपका बहुत सारे वहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया पे क्या होता है, आपको जब कल्टीवेशन करना है तो लोकल जो एरिया जो हम लोग लैंड पे करते हैं तो इजीली पानी वहाँ पे बैठ जाता है, ठहर जाता है। पहाड़ों पे पानी नहीं ठहरेगा और नीचे गिर जाएगा। तो डेट्स वाई ये लोग क्या क्यारी टाइप का बना देंगे एक पहाड़ों पे, ठीक है, ऐसे लेयरिंग में करके, और वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको इसको झूम या पेड़ा या पांडा भी बोलते हैं, इसको बैन कर दिया था इन्होंने। इनका कहना था कि ये इन प्लांटेशन के कारण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण, इसके कारण जो ग्रोथ है रेलवे का वो प्रिवेंट होगा। क्यों प्रिवेंट होगा, क्योंकि उनका मानना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर जिस एरिया में होगा तो वहाँ पे हम लोग टिम्बर नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, टिम्बर के लिए सुटेबल नहीं होगा। डेट्स वाई इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बैन किया बहुत सारे एरियाज में। हंटिंग को भी बैन किया, ऑल्दो पोचिंग भी जो था, पोचिंग मतलब क्या होता है, किसी भी जो जानवर है, जो एनिमल्स हैं, उनको मार नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड द पोचिंग। तो इसको इन्होंने बैन किया था। और लेकिन डिस्पाइट दैट आप देखो ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया हंटिंग को, कैसे, जो बिग गेम्स, फॉर एग्जांपल टाइगर और वुल्फ्स को हंट करना। तो धीरे धीरे देखिए इनका भी एक्सटेंशन देखने को मिला। और अभी देखो तो इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन प्लान चल रहे हैं इसी के कारण। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं इंडिया के टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर आता है रिबेलियन। अब लास्ट स्टेप क्या हुआ, लोग रिवोल्ट पे उतर गए। तो बस्तर में हम देखते हैं, बस्तर में 1910 में इन्होंने रिवोल्ट किया। सैमनिस्ट मूवमेंट इन द जावा 1890 में हुआ। यहाँ पे क्या था, ये टीक फॉरेस्ट विलेज था। तो यहाँ पे जो सैमीन करके एक नाम था का एक पर्सन था, उसने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। मतलब इस पे किसका अधिकार है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका अधिकार है, क्या जो फॉरेस्ट जो बाहर से इंट्रूडर्स आए हैं ब्रिटिशर्स उनका अधिकार है। तो इसको लेकर इन्होंने एक मूवमेंट चालू किया जावा में 1890 में। अब आते हैं, ये एक समरी था पूरा एक चैप्टर का। अब फर्दर इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज थी कॉलोनियल मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट इन बस्तर एंड जावा, एंड वाई फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय द वॉर्स, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मैंने समरी कंप्लीट कर दी है, क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो मैनेजमेंट, जो चेंजेस हुए हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, वो कैसे इसने अफेक्ट किया, हाउ इट अफेक्टेड डिफरेंट ग्रुप्स को कैसे इसने अफेक्ट किया, इसको देखते हैं।
तो पहला अगर इस ग्रुप में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में हमने अभी देखा। तो इसके अगर की पॉइंट्स देखने हैं, कल्टीवेटर्स, इसमें क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखें तो प्लांटेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। बैन किस लिए, क्यों बैन किया था, कि उनको लगता था कि टिम्बर जो है, टिम्बर कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन दिस ड्यू टू दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टिम्बर कैन नॉट बी प्लांटेड, ठीक है। इस कारण से इन्होंने कहा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन्होंने बैन कर दिया था। और इसमें देखें तो और इसके कारण से जितनी कम्युनिटीज थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो काफ़ी जो जो इस पे डिपेंडेंट थी। तो कम्युनिटीज या ट्राइब्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स ज़्यादा है, ट्राइब्स डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग। क्या हुए ये, दे गॉट डिस्प्लेस्ड। तो कैसे, इस पे क्या क्या असर पड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ये बैन हो गया था। उनको क्यों, क्या लगता था कि टिम्बर यहाँ पे उगा नहीं सकते शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। तो जो इसको प्रैक्टिस करते थे जिस प्रोसेस को, वो क्या हुए, वो ट्राइबल जो ग्रुप थे धीरे धीरे डिस्प्लेस होने लगे। अगर बात करें नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, नोमैडिक क्या, जो घुमंतु लोग हैं, जो घूमते हैं, घूम घूम के अपना जो फूड और शेल्टर देखते हैं और रहते हैं, ठीक है। इनका क्या हुआ, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। क्यों, बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज थे, दे वेयर नाउ रिजर्व फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 1878 आया, 1878 के कारण अब कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा था एक विलेज फॉरेस्ट। 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। कुछ कुछ रिजर्व फॉरेस्ट में तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड था, वहाँ पे आप ग्रेजिंग कोई भी चीज़ वहाँ का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके कारण क्या हुआ, जो ग्रेजिंग और हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ग्रेजिंग एंड हंटिंग गॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो जो ये नोमैडिक पीपल हैं या पेस्टोरलिस्ट हैं, जो भेड़, पेस्टोरलिस्ट मतलब जो भेड़ वोड़ चराते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि अगर ग्रेजिंग नहीं करा सकते हैं तो होगा क्या, कि उनकी जो भेड़ बकरियां हैं, दे कैन नॉट ग्रेज ग्रास, तो उनका लाइवलीहुड उन्हीं पे डिपेंडेंट था। अगर वही बैन हो गया, वही रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये भी ये इन लोगों का भी लाइवलीहुड रिस्क में पड़ गया, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। इसमें देखिए डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे कि कोरवा कम्युनिटी, कोरवा, कोरवा, कराचा, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन नहीं कराचा है, एरुकेला, एरुकुला, ठीक है। इनको क्या किया गया, दे आर ब्रांडेड एज द एरोकेला, वेयर एरोकेला को तो इनको क्रिमिनल बैंड कर दिया गया। इनको कहा गया कि दे आर द क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज को, इनको भी क्रिमिनल कहा जाने लगा, दे वेयर। और इनका क्या हुआ, देवर जो डिफरेंट जो भी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थे, अब दे आर फोर्स्ड, किस लिए फोर्स्ड, टू वर्क इन फैक्ट्रीज, टू वर्क इन फैक्ट्रीज। और कोई अल्टरनेटिव इनके पास नहीं था, तो अब ये फैक्ट्रीज में ही काम करेंगे। तो हुआ क्या, तो प्रॉब्लम यह है कि ग्रेजिंग और हंटिंग को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बैन कर दिया था, जिसके कारण से ये इनका लाइवलीहुड पूरी तरह से ख़त्म हो गया और इनको फोर्स होना पड़ा काम करने के लिए किसमें, फैक्ट्रीज में। फिर जो जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स, कौन से फॉर्म्स, जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग इन टिम्बर
टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये लोग जो टिम्बर वाले हैं ये काफ़ी बेनिफिट हुआ, इनका फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि टिम्बर का ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे, किसके लिए यूज़ कर रहे थे? दे यूज़ फॉर मेकिंग द शिप्स, शिप बिल्डिंग में इनका यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट भी किसको मिला? जो यूरोपियंस थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ग्रांटेड लार्ज, जो यूरोपियन कंपनीज थी इनको कहा कि आप जाके टिम्बर में ट्रेड करो, एक तरह से उन्हीं का फ़ायदा हुआ। तो ये तीसरा यूनिट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटेशन ओनर्स। जो प्लांटेशन ओनर्स हैं इनको क्या हुआ? इनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इतने बड़े फॉरेस्ट लैंड थे वो किसके लिए दे दिया गया? जाओ भाई वहाँ पे चाय की खेती करो, टी की खेती, कॉफ़ी लगाओ, ठीक है। इसके लिए दे दिया गया, इसके प्लांटेशन के लिए। तो प्लांटेशन ऑनर्स भी काफ़ी बेनिफिट हुआ इनको, इससे फ़ायदा हुआ इनको। और इसके कारण मतलब क्यों टी का जो था यूरोप में काफ़ी डिमांड था इस चीज़ों का, इसीलिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करवा के यहाँ पे प्लांटेशन कराया गया टी और कॉफ़ी का, ठीक है। तो कॉफ़ी का कल्चर काफ़ी प्रिवेलेंट है तुम्हारे हमारे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। और रबर का भी काफ़ी यूज़ था, तो रबर के भी प्लांटेशन हमें साउथ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब ब्रिटिशर्स ने इसको फोर्स किया कि फार्मर्स जो हैं ये इन्हीं सब चीज़ों को प्लांटेशन का यूज़ करें, और फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया इन सब चीज़ों को लगाने के लिए। फिर जो ई दिख रहा है किंग और ब्रिटिश ऑफिशियल्स, किंग एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, इनको तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन सब चीज़ों का ट्रेड शुरू किया। तो अगर हम देखेंगे किंग और ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो एक जो चीज़ था इन्होंने हंटिंग चालू कर दिया। हंटिंग कैसा? बिग गेम्स का मतलब जो टाइगर हुआ, टाइगर की हंटिंग, ठीक है, टाइगर एंड लायंस, इनका इन्होंने शुरू कर दिया, शिकार चालू कर दिया। इवन लोकल्स वेयर गॉट पनिश फॉर द पोचिंग, लेकिन ये लोग इसको लीगली हंटिंग कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो एक लेविश जिंदगी ये लोग जी रहे थे। लोकल पीपल पनिश्ड, और इसके कारण टाइगर उल्स ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि दे गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो इसमें डिफरेंट हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में देख लिया, किस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहले हमने शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फिर नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, फॉर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर, प्लांटेशन ऑनर्स, किंग्स एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब इसमें आते हैं हम लोग फर्दर अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द सिमिलैरिटीज बिटवीन द क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलैरिटीज बिटवीन colonial management and in बस्तर एंड जावा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज थी बस्तर और जावा में। यहाँ पे कॉलोनियल मैनेजमेंट अगर देखें तो बस्तर वाला रीजन जो है, बस्तर आपका कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और जावा की बात करें, जावा इज इन द इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जावा में क्या कौन थे? डच थे, डच की कॉलोनी थी जावा में। वाइल बस्तर इज रिलेटेड टू द ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडिया में है।
तो इसमें हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी है कि कैसे कॉलोनियल मैनेजमेंट इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। तो यहाँ पे हम रखते हैं बस्तर, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और अनदर पार्ट में जावा, जो किसकी, डच की एक कॉलोनी थी। तो दोनों दोनों जगह पे टिम्बर के लिए इन्होंने इन दोनों जगहों को चूज किया। ठीक है, किस लिए? यहाँ पर टिम्बर का इन्होंने प्लांट किया, टिम्बर प्लांटेड। यहाँ पे भी इन्होंने टिम्बर प्लांट किया, किसके लिए? फॉर द शिप्स, क्योंकि वहाँ पे ओक ट्री इंग्लैंड में धीरे धीरे बहुत कम हो गया था। तो ये पहली सिमिलैरिटीज की, दोनों जगह टिम्बर को प्लांट किया इन्होंने। यहाँ पे डचों ने किया और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने किया। सेकंड देखें इसमें, तो इन्होंने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन किया, रिस्ट्रिक्ट किया, किसको? रिस्ट्रिक्ट पीपल टू एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेस। तो फॉरेस्ट जो भी रिसोर्सेज है, सेम यही जावा लोगों ने जावा में जो ये डच थे, डचों ने ये भी किया। दे रिस्ट्रिक्टेड पीपल टू एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्स। तीसरा सिमिलैरिटीज अगर देखें दोनों में, तो फोर्स्ड लेबर सिस्टम। फोर्स्ड लेबर सिस्टम में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी जैसे कि मॉरिशस में बिहारी लोगों को भी वहाँ पे भेजा, जैसे गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। तो अभी भी आपको देखेंगे तो बिहारी लोग मॉरिशस में मिलते हैं। तो फोर्स्ड लेबर सिस्टम देखते हैं यहाँ पे। तो डचों के पास एक सिस्टम था जिसका नाम था बलेंडो, BLANDON, ठीक है। एक तरह का ये फोर्स्ड लेबर था वहां पे। और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट विलेज क्रिएट किए थे, किसके लिए? यहाँ पे तभी लोग, जो पीपल हैं, जो लोग भी लेबर है जो यहाँ पे रहने वाले, तभी रह सकते हैं, कैन लिव इफ दे प्रोवाइड फ्री लेबर, इफ दे प्रोवाइड फ्री लेबर। तो एक तरह का एक फोर्स्ड लेबर सिस्टम यहाँ पे था। ऐसे ही डच वाले में भी था। डच वालों ने भी एक सिस्टम लगाया था जिसका नाम था बलेंडो डिनेस्टियन, ठीक है। रेंट एग्जाम्पशन फॉर द लेबर। तो रेंट एग्जाम्पशन मतलब कि आपको भाड़ा नहीं लगेगा, अब जहाँ पे रहोगे उसका रेंट नहीं लगेगा अगर आप लेबर फ्री में दे दो, आप वहाँ पे काम कर लो तो आपको रेंट वहाँ नहीं देना पड़ेगा। तो ये दूसरी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है हमें। अब यही दोनों जगह पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस मतलब विद्रोह उसके प्रति, तो 1910 में हम एक मूवमेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं बस्तर मूवमेंट, ठीक है। और जावा में भी एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है सैमनिस्ट, SAMINIST, सैमनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे लोकल जो थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, किसको क्वेश्चन करने लगे? अबाउट द ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। उनका था कि ऑनरशिप किसका है, जो यहाँ पे लोग सदियों से रह रहे हैं उनका है, या फिर इन फॉरेस्ट इंट्रूडर्स का है। तो ये सब कुछ इनमें सिमिलैरिटीज थी, जो जावा और बस्तर। जावा जो था डच की कॉलोनी थी, वही बस्तर वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये क्वेश्चन है। फर्दर हम अगले क्लास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट है।
हम देखते हैं रोल ऑफ वेरियस फैक्टर, रोल ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर लिया था। पहला कारण क्या था? पहला रेलवेज। फॉरेस्ट कवर क्यों का? रेलवेज के लिए जो ट्रैक है 1 मील का जो ट्रैक बनाना है, वी नीडेड कितना? 2000 वुडन प्लैंक्स। ये प्लैंक्स कहाँ से आएंगे? दे वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे, तो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा हमें। दूसरा कारण था शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ओक ट्री है, जो इंग्लैंड में काफ़ी प्रिवेलेंट था ओक ट्री, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका यूज़ बढ़ने के कारण अब ओक ट्री वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओक ट्री लीड टू क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया में इन्होंने टीक और एंड साल इनके पेड़ लगाना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, फॉरेस्ट को क्लियर करके। तो इसके लिए भी फॉरेस्ट को क्लीन करना चालू किया इन्होंने। फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। इनका कहना था कि जो फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें हैं वो तो जंगली चीज़ें हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है ह्यूमन के लिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो भी हैं उनको क्लीन करते हैं, और वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब खेती करेंगे। किस चीज़ की खेती करेंगे? फॉर एग्जांपल जूट, वीट, ठीक है, इन सब चीज़ों का, राइस, इन सब चीज़ों का हम लोग खेती करेंगे। मेनली ये लोग कैश क्रॉप्स को काफ़ी यूज़ करते थे, जिनका डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी होता था। इन्होंने फिर कमर्शियल फार्मिंग भी चालू कर दी। कमर्शियल फार्मिंग वही प्लांटेशन जो फार्मिंग है, दिस इज कॉल्ड आल्सो द कमर्शियल फार्मिंग। मतलब कि जैसे कि जूट हुआ, दिस आर द कमर्शियल फार्म्स, सुगर, वीट, ठीक है, एंड कॉटन का ये क्या यूज होता था? यूज्ड इन द यूरोप। तो ये कंप्लीट 3 क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे इसमें, इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये एक समरी वीडियो है, और इसमें मैंने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लिए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।